नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोकवार्ते की किताब पाठ क्रमांक 3 वहारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित इस पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, घनश्याम अग्रवाल, इनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में 1942 में हुआ था। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में डालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। प्रमुख कृतियाँ: हंसी घर के आईने, इनका हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह उनके। अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि इनका लेखन कार्य यहाँ पर हमने देखा। छात्रों, वहारे हमदर्द यह एक हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध है और इस निबंध में लेखक ने एक दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने यहाँ दर्शाया। छात्रों, लेखक कहते हैं, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? छात्रों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लेखक एक भाषण सुन के आ रहे थे और वो भाषण था पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था के। छात्रों, मैं आपको पूंजीवाद यानी कि धन इकट्ठा करने वाली बात, यहाँ बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं जो उनकी भूमिका ऐसी होती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, या फिर धन को इकट्ठा करने वाली बात उनके जहन में इस कदर बैठी होती है, वो किसी प्रकार धन को लुटाना पसंद नहीं करते, दान देना पसंद नहीं करते। और दूसरी ओर एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात है, जहाँ पर बताया गया है कि जो बात हमें समझाती है या फिर समाजवाद क्या सिखाता है हमें, तो समाज में जो धन है, लोगों के पास जो धन है, वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में सभी लोगों के पास समान रूप से धन का बंटवारा होना चाहिए। यह बात ये समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले बताते हैं। अभी हम जिस भारत देश में रहते हैं, उस देश ने ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया और ना ही पूंजीवाद का। पूंजीवाद यानी भांडवलवाद। तो हमने इन दोनों का मध्य निकाला और मिश्र अर्थव्यवस्था का स्वीकार कर लिया, यानी कि हम कुछ हद तक साम्यवादी या समाजवादी भी है और कुछ हद तक भांडवलवादी भी है। और इसी विषय के ऊपर लेखक ने भाषण सुनाए, जिसका प्रभाव उनके विचारों पर यहाँ तक आ गया कि वो बाकी कुछ सोचने के बजाय वही भाषण उनके दिमाग में चल रहा था। और इसी बीच एक कार से उनकी साइकिल टकरा जाती है
और दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना के बाद वे अपने आप को एक बिस्तर पर पाते हैं, और जहाँ पर वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आप सार्वजनिक अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सही बात है, आमतौर पर हम लोग सार्वजनिक अस्पताल में जाना ठीक नहीं समझते, लेखक भी ठीक नहीं समझता है, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल की अपनी खास व्यवस्था होती है जो सबको राज नहीं आती है, और वही दशा लेखक की भी है। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, और सही बात है, अस्पताल में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। फिलहाल कोरोना का संकट हमारे देश पर है, और जिसकी वजह से पूरा देश एक ऐसी कगार पर खड़ा है कि कल क्या होगा पता नहीं। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि भाई सार्वजनिक अस्पताल में कब जाया जाता है कि सारे रास्ते बंद हो गए तो सार्वजनिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटने मात्र एक घटना है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। लेकिन उस समय सही बात है कि मरीज को आराम करने की आवश्यकता होती है, और ये मिलने जुलने वाले लोग, हमदर्दी जताने वाले लोग आकर तंग करते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितना देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेकिन डर जाता है कि जो मिलने वाले होते हैं, हमदर्दी जताने वाले होते हैं, वो किस प्रकार तकलीफ देते हैं, यह लेखक जानता है, और जिसके तहत उसके मन में अभी जो डर है वो किस प्रकार है वो आगे चलकर लेखक ने बताया है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खाच छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। किस नज़रिए से आते हैं कि वो लेखक जिसे बता रहे हैं कि बेटा देख, वक्त सबके ऊपर आता है। नहीं, कभी हम अस्पताल में थे, आज तुम अस्पताल में हो। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं।
इन्हें मरीजों से हमदर्द नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं अपनी आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग को, टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चे से कहा जाता है, ए देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर सोनू भाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्स की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकताएं निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा यानी उल्टा पट रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो जाए। मैंने दिल में कहा, मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती मुंह गड़ाए रोता रहा। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में छोला दबाए आ पहुँचे।
आते ही कहने लगे, मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहाँ छोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे देखकर कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझसे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इस प्रकार लेखक ने इस निबंध के माध्यम से आपको हमदर्दी जताने वाले लोगों से बीमार व्यक्ति को किस प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती है, यह समझाने का प्रयास किया है। छात्रों, इस प्रकार समाज में व्याप्त बुराइयों को दर्शाना एक प्रकार की बुराई है और इसे दर्शाने का प्रयास आज ही हुआ ऐसी बात नहीं, यह सदियों से चली हुई बात है। मैं कुछ उदाहरण देना आपको बहुत पसंद करूंगा, जिनमें सबसे पहला नाम कबीर जी का आएगा। कबीर जी ने भी इसी प्रकार उस समय, अभी कबीर जी का जो कालखंड है वो 12वीं-13वीं शताब्दी का है, उस समय व्याप्त समाज में व्याप्त बुराइयों पर इसी प्रकार तीखे और व्यंग्य शैली में प्रहार किए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी संत तुकाराम जी ने इसी प्रकार मराठी साहित्य में मराठी के अभंग लिखते हुए उस समय के समाज में जो व्याप्त बुराई है उनके ऊपर तीखा व्यंग्य किया था। तो यह बात सदियों से चली आ रही है और वर्तमान कालखंड में इस प्रकार समाज में व्याप्त बुराइयों पर व्यंग्य करने वाले कई सारे लेखक हैं, जिनमें घनश्याम अग्रवाल एक अग्रणी है, खासकर वे अपने महाराष्ट्र के हैं। आप सभी लोगों ने इस पाठ को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। यूँ तो यह पाठ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, समझाने के बजाय मैं ये कहूँगा कि इस पाठ को मैंने आपको पढ़ा के दिखाया है। इस पाठ को मैंने पढ़ा है क्योंकि इस पाठ की लिखने की अपनी एक खास अलग शैली है, जिस शैली को व्यक्त करना मेरा अपना भी उद्देश्य है और उसे समझाना भी मेरा अपना उद्देश्य है। इस शैली को आप नज़रअंदाज न कीजिए और इस पाठ को दोबारा अपने तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे जो व्यंग्यात्मक पाठ होते हैं, इसको पढ़ने का एक अपना आनंद वाली बात होती है, मनोरंजन वाली बात होती है और इससे बहुत सारी बातें हम सीख लेते हैं। और इस प्रकार हम जो बात मनोरंजनात्मक ढंग से सीख लेते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है, जल्दी पल्ले पड़ जाती है। इसके ऊपर भी जो सवाल जवाब रहेंगे उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा है, मैंने कई जगह आपको समझाने का प्रयास किया है और लेखक की अपनी यह पाठ लिखने की भाषा शैली एक व्यंग्यात्मक ढंग की है, जिसे व्यक्त करना या समझाना या दिखाना मेरा अपना
निहित उद्देश्य है जो मेरे ख्याल से पूरा हुआ है। आप लोगों ने यह पाठ सुनने का जो कष्ट लिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।